बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आपको कहेंगे खुश आमदीद सुबह से आगे में। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। शदीद टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा नहीं है जो कि बढ़ रहा है मुसलसल। आपको वेलकम करते हैं और गुड लक कहते हैं फॉर अ ब्रांड न्यू डे। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे, आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो और ज़िंदगी बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ती चली जाए। सबसे आगे ब्रांड न्यू एपिसोड एंड वी हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू शेयर। बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास। हमारी सबसे पहली स्टोरी जो है वो सबसे बड़ी स्टोरी भी हम कह सकते हैं। कल पूरा दिन आपने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर देखा होगा, इसी के ऊपर बात हो रही थी। वी वर नॉट देयर, तो हमने सोचा कि अपने शो के अंदर डेफिनेटली हमने इसको डिस्कस करना है क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वो डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। पाक फौज का सबसे बड़ा रैंक है, दूसरे जनरल हैं पाक फौज की तारीख में जिनको ये एजाज मिला है। फेडरल कैबिनेट इस मौके पर कहा कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत ही यकीनी तौर पर पाकिस्तान मार्का हक में तारीखी कामयाबी का हामिल ठहरा। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफ़वाज की जो जंगी हिकमत अमली है और काविशों को भरपूर तरीके से अमांग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को इस अजीम मार्का हक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीखी कामयाबी अदा की। डेफिनेटली वेल डिजर्व, फ्रॉम 4 स्टार टू 5 स्टार। ये सदर अयूब के बाद फील्ड मार्शल जो है ना वो सेकंड बने। अब इसके ऊपर हमने बात करनी है। एक तो मुबारकबाद हमारी तरफ से भी बहुत बहुत फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, और उनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया गया। और उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट मेरा नहीं है बल्कि ये क्रेडिट उन्होंने आवाम को मुबारकबाद दी। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है उनके लिए भी। और मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर हमने बात भी करनी है और एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेनी है। इसी स्टेटमेंट थोड़ी सी लगती है फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ पूरी कौम के नाम, अफवाज पाकिस्तान के नाम, शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर, वज़ीर आज़म और कैबिनेट के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। एजाज़ इनफरादी नहीं है बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए है। उन्होंने कौम का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को तरक्की पर मुबारकबाद पेश की और दुश्मन के जो मकरू अज़ाइम हैं उनको नाकाम बनाने पर उनके किरदार को सराहा भी। और फील्ड मार्शल के ओहदे की अगर बात करें तो ये दिफा वतन के लिए खिदमात का एतराफ़ है जो सैयद आसिम मुनीर साहब के हिस्से में आया है। और यकीनी तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से निकला, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने खुद से कई गुना बड़ी फौज का मुकाबला किया और साथ साथ कौम का हौसला भी बुलंद रखा, मेरे ख्याल में इसके लिए, इन खिदमात के लिए कोई भी ओहदा, कोई भी एजाज़ कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। 25 करोड़ आवाम जो है ना, उनके दिल, उनके सीने जो है ना वो फ़ख्र से और गुरूर से जो है ना हम कह सकते हैं कि चौड़े कर दिए उन्होंने। आपको याद है कि कुछ टाइम पहले ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ था, उसमें जो आर्मी चीफ अब जो फील्ड मार्शल हो चुके हैं उन्होंने एक बात की थी और उन्होंने एक अज़्म का इजहार किया था। उनका हमारे पास है, हमारे पास वो खिताब हमें आयशा याद हो ना हो, वो भारतीय मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से याद है। और इस सारी सूरत हाल से पहले भी भारतीय मीडिया ने उस खिताब को बहुत चलाया, चूंकि पर्टिकुलरली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देन जनरल एंड नाउ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बराह रास्त एड्रेस करके कहा था कि भारत की पूरी आर्मी अगर हमें किसी हवाले से नीचे नहीं लगा सकी, हमें नीचा नहीं दिखा सकी, तो 10-12-1500 लोग जो कि ये मिलिटेंट्स हैं BLA के, ये हमें नीचे दिखाएंगे। क्या कहा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा,
क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही वाज वेरी क्लियर। उन्होंने बताया कि दो कौमी नजरिया था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तकसीम आई थी, ये सेपरेशन आई थी, इंडिया से हम अलहदा हुए थे, हमने आज़ाद ये हासिल भी किया वतन और इसका दिफा करना भी जानते हैं। ही वाज वेरी क्लियर। उनकी क्लैरिटी देखकर जो है ना वो पता चलता था कि भाई ना तंग करें, ना बार बार कहा जा रहा था कि डोंट टेस्ट अस, बट दे टेस्ट अस, और उसके बाद नतीजा आपके सामने। दूसरा ये कि कुरानिक वर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज इंडियन मीडिया ने उठाया कि व्हाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गिव्स द रेफरेंस फ्रॉम कुरान करीम। तो कुरान करीम के अलावा हमारे पास तो ज़ाब्ता हयात कोई है नहीं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और अल्लाह की अजीम किताब कुरान करीम है जिससे हम रहनुमाई हासिल करते हैं, और हर दौर की किताबें रहती दुनिया तक है। तो मेरे ख्याल में एक मुसलमान की ज़िंदगी, एक मोमिन की ज़िंदगी इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। तो अगर किसी को खटकती है तो खटके, हमारी तो राह निजात भी यही है और हमारी गाइडलाइन भी यही है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता दुश्मन हमें, और क्या हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त तरक्की मिली है ना, इसको बर्दाश्त करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट है, यू नो हिम। आप क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शख्सियत के हवाले से थोड़ा सा उनके करियर को भी डिस्कस करना था, तो हमने कहा एक ऐसी शख्सियत से बात करें जो इन सारे मामलात को समझती है, नहीं माइट हैव बीन इंटरेक्टेड विद हिम एज वेल, सो इसलिए हमने कहा जरा बिग साहब से बात करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पाक फौज का एजाज़ नहीं है, जनरल आसिम का एजाज़ नहीं है, ये हम पूरी कौम का एजाज़ है कि जिसकी बुनियाद पर आज हम एक ऐसी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश कर सकते हैं जिन्होंने करके दिखाया, परफॉर्म करके दिखाया दुनिया को और पाकिस्तानी कौम को। सबसे पहले जो फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया है, बीइंग 5 स्टार जनरल, क्या टेक है आपका? आप इसको कैसे देखते हैं बीइंग एन आर्मी ऑफिसर योरसेल्फ? देखें, जनरल आसिम मुनीर ने एक साबित कर दिया कि ही इज अ ट्रू लीडर, और जिस तरीके से उन्होंने इस मौके पे ये प्लान किया, एग्जीक्यूशन किया और फिर उसको ख़त्म किया। अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये कहा था कि अगर स्टार्ट तुम करोगे लड़ाई तो एंड हम करेंगे, और उन्होंने फजर की नमाज से स्टार्ट की और 8 घंटे में अपने से बहुत बड़े दुश्मन को बिल्कुल इस तरीके से चारों सामने चित किया, इतना गरूर मट्टी में मिला दिया कि दुनिया में वो शक्ल दिखाने के लिए काबिल नहीं रहा। नंबर 2, इट्स नॉट ओनली दिस, उन्होंने नेशन बिल्डिंग के अंदर ना पाकिस्तानी कौम को आसमान की बुलंदियों में जाने के लिए बहुत काम किए। इट नॉट ओनली कि सिर्फ उन्होंने ये लड़ाई के अंदर जिसने पूरी कौम को यकजा किया, इकट्ठा किया, एक छतरी के नीचे लेके, एंड वी फॉट एज अ नेशन। लड़ाई हमेशा आप एज ए कौम लड़ते हैं, मुसल्लह पर अकेले लड़ाई नहीं लड़ते हैं। And he loved के पाकिस्तान की sovereignty. True. He actually proven it. अच्छा जल साहब, एक ब्रिगेडियर साहब, एक जो फौजी ऑफिसर है, मतलब being a young officer and then leading towards the 4 star 5 star ranks, ऐसी क्या चीज़ है जो एक सोल्जर को, एक ऑफिसर को मुनफरिद बनाती है बाकी ऑफिसर्स की निस्बत? और ख़ास तौर पे अगर हम फील्ड मार्शल आसिम की बात करें, इनके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स या टेक्निकली बेहतरियां उनके करियर में आपको नजर आती हैं जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया? ये तो एक बड़ा इम्तहान था और अचानक से आया, लेकिन ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ। तो ऐसा क्या था जिसने मुनफरिद किया फील्ड मार्शल आसिम को? देखें, यही क्वालिटी है कि उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनसे पाकिस्तान की मोहब्बत, मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत, उनकी कायदाना सलाहियत, उनकी फिजिकल फिटनेस, ईमानी जज्बा, ये जो चीजें हैं ना, ये फोर्स मल्टीप्लायर्स होती हैं। और साथ इमरान, सबसे बात ये देखें कि उन्होंने जिस तरीके से कौम को इकट्ठा किया और नेशन बिल्डिंग में आपके सामने इकोनॉमी रिवाइवल के अंदर क्या काम किए, नो डाउट। उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में क्या किया, माइन एंड मिनरल के अंदर $1 ट्रिलियन की वो इन्वेस्टमेंट अभी ला रहे। हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट, एक माइन मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की देखा। फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा काम किया। ये चीजों को आपके सामने ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर जब उन्होंने एड्रेस किया तो इंडिया को कितनी तकलीफ हुई। उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दो नेशन की बात की, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात की। उन्होंने कहा कि अगर ये इंडिया की 13 लाख फौज हमें कुछ नहीं कर सकती तो ये मुट्ठी भर टेररिस्ट ये हमारा क्या कर लेंगे। ये तो इतनी बड़ी सुर्खी है
कि सबसे ज़्यादा पर्सनली अगर किसी शख्सियत को टारगेट किया गया, वो हमारी कोई सियासी शख्सियत नहीं थी, वो जनरल आसिम थे, जिनको इंडियन मीडिया में ज़ाती तौर पे टारगेट किया गया बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो ये वाला जो उनका साउंड बाइट था, ऐसी। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी बातें डिसिप्लिन के हवाले से भी फिर पाक फौज के अंदर की गई जी, कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन पाकिस्तान आर्मी। इंडियन मीडिया ने ऐसा भी कहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वी ऑल नो कि जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ है, पूरी आर्मी उसको ऐसे फॉलो करती है कि जिस जानिब वो देखता है उस जानिब पूरी आर्मी देखती है। फोर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है जब एक उनका जो चीफ है, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज एन एग्जांपल, इसका क्या इम्पैक्ट आता है फोर्स के ऊपर? ट्रिकल डाउन करती है ये चीज। देखिए इमरान, आपने ये देखा कि इंडिया ने किस तरह उनके पीछे पड़े थे। यहाँ तक कह दिया इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, कि ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम कमांड। इमेजिन करें, दे आर रियली इडियट्स, ऑनेस्टली मैं बताऊं। और फिर उसके बाद अब उनमें सफ़े मातम मची हुई है। जब फील्ड मार्शल बने जनरल आसिम मुनीर, तो वहाँ सफ़े मातम है। वो जो जनरल बख्शी छलांगे मार रहे होते थे या नाब गुस्वानी को देख लें, मेजर गोरियार को देख लें, जिस तरीके से बोल रहे होते थे, आज उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। इंडिया पाकिस्तान की स्टेचर को जनरल आसिम मुनीर जो है वो आसमान की बुलंदियों में लेके चले गए। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज उन्होंने ये भी प्रूव किया कि पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है, प्रोफेशनल और बेटर हार्डेंड आर्मी। और इंडिया की उनको बिल्कुल जमीन की पस्तियों में लेके चली गई है। इंडिया का मुंह कॉलेज पर हो गई। ये इम्पैक्ट जो है ये हमें इंडियन मीडिया में और इंडिया में तो नज़र आ रहा है। ये जो अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, ये जो एलिवेट किया गया है रैंक को आसिम मुनीर साहब की, फोर्स के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर भी बात हो रही थी कि इसका मतलब क्या है या आगे क्या होगा ये तरक्की देने के बाद। नईम खालिद लोधी साहब जो हैं, उनको मैं सुन रही थी, वो कहते कि एक नया वो भी हो सकता है, एक नई जगह भी बन सकती है एक 4 स्टार के लिए। थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कीजिएगा व्हाट नेक्स्ट। नहीं, देखिए एक तो उनकी 5 साल जो अभी 5 साल चीफ आर्मी स्टाफ का स्टे है, तो अभी तो उनके 2.5 साल हुए हैं। ही इज गोइंग टू स्टे फॉर 2.5 ईयर एज ए फील्ड मार्शल। और जाहिर है कि देखें, ये वो इंस्पायरिंग कमांड है। आप ये सोचें कि सियाचिन बर्फपोर पहाड़ियों पे जो हमारा सिपाही बैठा हुआ, जो अफसर बैठा, कश्मीर की पहाड़ी में बैठा हुआ है, प्लेन ऑफ पंजाब में बैठा हुआ है, या डेजर्ट पे बैठा हुआ है, उसको कितना ये अच्छा लग रहा होगा कि हमारा चीफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल बने, मींस के अपने ट्रुप्स, उनकी कमांड पे कितना ट्रस्ट करते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग कि मोरल ऑफ ट्रुप्स और ट्रस्ट ऑन कमांडर जी है जो फौज में आपको कामयाबी दिलाती है। बिलीव मी, दिस इज अ डिफरेंट इंडिया ने ट्रू। जब हमने 65-71 की जंगें तो विटनेस की नहीं है, हम तो थे नहीं उस वक्त, लेकिन इस जंग के अंदर कम से कम हमें इतना तजर्बा जरूर हुआ है कि जब आपका सिपाही सालार आपको फौज के बीच में या सरहदों के ऊपर मिलता है, फौजी मशक़ें कराते हुए, वो भी उस वक्त जब दुश्मन बिल्कुल तैयार है अटैक करने के लिए, तो कौम का हौसला और हो जाता है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमारी मुसलमानों की तारीख भी रही है, स्टार्टिंग विद द स्टार्ट ऑफ इस्लाम अब तक जो है, जितने भी बड़े सिपाही सालार आए हैं, सब ने ये जिम्मेदारी अगर ली है तो मुसलमान आगे बढ़े, और अगर किसी ने नहीं ली तो नाकाम हुए। पाक फौज ने वक्त के साथ साथ खुद को एक जदीद आर्मी के तौर पर डेवलप किया है। वक्त के साथ साथ बहुत सारी इनोवेशंस आई हैं, बी इट्स पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, या फिर हमारी बर्री फौज। आने वाले वक्त में चूँकि जनरल आसिम स्टिल देयर, आप क्या देखते हैं, क्या तब्दीलियाँ, क्या इनोवेशंस देखते हैं जो आप एक्सपेक्ट करनी चाहिए कौम को वक्त के साथ, चूँकि वक्त की ज़रूरत तो है, दुश्मन बड़ा मक्कार है, बहुत पैसे लगा रहा है डिफेंस के ऊपर। भी साहब देखें, आप याद रखें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए फौज और आसमान की बुलंदियों पर जाएगी। ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एफिशिएंसी, इंडक्शन ऑफ न्यू वेपन एंड इक्विपमेंट, खासतौर पे आपके सामने अभी JF-35C जो है वो हम इंडिया के या चाइनीज से हम जहाज ले रहे हैं। उसके बाद उसमें आपने ये देखे कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइबर वॉरफेयर कहाँ पे गई। इंडिया के 70% आपके उनके जो ग्रिड थे सारे ऑफ हो गए। उनको सिस्टम ऑफ मिलिट्री में पैलेसिस हो गए। तो ऑनेस्टली दे वर ऑल फ्लैबरगास्टेड कि हमारे साथ हुआ क्या है। दैट्स व्हाई दे रन टू अमेरिका के पास गए कि खुदा के लिए बताएं पाकिस्तान ने कौन सी हमारे पर
मिसाइलों की आफत कर दी कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है जितना करें। अभी सब टाइम का मैं एक बहुत क्विक क्वेश्चन, कल जो हमारे मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आसिम साहब, उन्होंने कुछ इंतबाह किया इंडियन नेवी की कुछ हरकतों के हवाले से कि इंडियन नेवी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स कर रही है समंदर के अंदर जिससे लगता है कि वो किसी और मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं। आप एक इन्फॉर्म्ड ऑफिसर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और दूसरा पाकिस्तान की क्या तैयारी है, इस हवाले से कुछ भी आप हमें बता पाएं। देखें, इंडियन ने इनका एक जहाज कैरियर है विक्रत, इंडियन नेवल शिप, इन्होंने इंडियन समुद्र में निकाला विक्रत, इन्होंने उसको निकाला था। जो ही हमने एंटी मिसाइल शिप एंटी मिसाइल लगाए जहाज के ऊपर, इमीडिएटली भाग के ये डॉक पे चले गए। उसके बाद वहीं बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, देख के ना हमारे पास इनकी कई दफा इनकी आप दोस्त को हमने आइडेंटिफाई किया है, चेक कर लिया है। आप दोस्त को अगर आप पिक कर लें तो दैट मीन इट इज श्योर किल, हमने फिर छोड़ दिया। इसलिए ये हम तीनों चीजों में वी आर मच अहेड। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को मैं आपको बता रहा हूँ, हमने फेज सेकंड की ऐसी तैयारी की हुई है कि खुदा ना खासा अगर मिस एडवेंचर करते हैं, इनका इतना इकोनॉमिक लॉस होगा, इतना मिलिट्री लॉस होगा, ये जो अभी हुआ है ना इससे 10 टाइम ज्यादा होगा। साइलेंट गाइस को जो मौका नहीं मिला वो मौका फाइनली मिल ही जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि पावर डायनामिक्स भी क्या चेंज होंगे इस एलिवेशन के बाद रैंक के अंदर जो होगी, अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पाएं। फोर्सेस के अंदर भी पावर डायनामिक्स चेंज होंगी? नहीं, देखें, बेसिकली ही रिमेन चीफ आर्मी स्टाफ, राइट, और उसके बाद ये 5 स्टार जनरल बन गया, मतलब पहले 4 स्टार थे, अभी इनके 1 स्टार और लग जाएगा। That is the rare जो है ये इनकी एक इंस्ट्रक्शन है, 4 to 5 स्टार हो जाएंगे। सेकंड हो सकता है कि इसके बाद नया एक ओहदा और बना दिया जाए, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, जिसमें तमाम सर्विसेज होती हैं, या ये जो जॉइंट चीफ स्टाफ है इनका ऐसा चेंज कर दिया जाए कि इनकी जगह पे फील्ड मार्शल आ जाए, जो तीनों सर्विसेज जो एक्चुअली कमांड करें। अभी तो चीफ ऑफ जॉइंट चीफ स्टाफ है ना, वो सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर है। राइट बीट साहब, इन एनी सिनेरियो सर, आई थिंक इट्स अ वेल डिजर्व्ड डेवलपमेंट, और मेरे ख्याल में he really deserved it, he earned it actually. Thank you very much sir, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। हम डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। वंस अगेन हम इस उम्मीद के साथ कि ऐसी कोई जारियत दोबारा से दुश्मन मुसल्लत ना करे, और अगर करेगा तो ही नोज द कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। डेफिनेटली हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, और वो ये है कि हमने अचीवमेंट्स की बात कर लिया, बहुत अच्छी बात है, जिनकी तारीफ बनती थी उनकी तारीफ भी कर लिया, उनको एजाज़ात भी दिए गए हैं, लेकिन मसले मसाइल जो हैं मुल्क के अंदर वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और वो मसले बहुत ही गंभीर भी हैं। पीने के पानी की बात कर रहे हैं हम, कराची में पीने का आलूदा पानी जो है वो अब बीमारियां फैलाने लगा है, जिसने शहरियों की सेहत को शदीद खतरे के अंदर डाल दिया। एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जो बता रही है कि हालिया दिनों में शहर भर में गली मोहल्लों में लगे जो आरओ प्लांट्स हैं उनसे पानी के नमूने लिए गए। आपको पता है ना, आरओ प्लांट्स मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर मौजूद होते हैं, लोग फिल्टर वाला पानी समझ के उधर से भर कर लेकर आते हैं। अच्छा, वहाँ के नमूने लिए गए, वहाँ पर शदीद प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से अब लोगों की हेल्थ बुरी तरह से डिक्लाइन की तरफ जा रही है। आप साथ शेयर कर देते हैं जो स्टोरी है, 50% से ज्यादा जो पानी है जो इन प्लांट्स का जिनका तस्करा आयशा करी है वो पीने के काबिल नहीं है। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जो मिनरल वाटर है इसकी बॉटल्स भी अब बार बार इस्तेमाल की जा रही हैं, जिससे ओबियसली कई अमराज ऐसे हैं जो लायक होने का खतरा मौजूद है। और ये भी देखा जाता है कि जो घरों में आमतौर पर हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स हैं वो जब खाली होती हैं, अम्मी हमारी वैसी कोई चीज़ नहीं फेंकती, कहती है काम आ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स तो बिलखुसूस मुझे लगता है सबके घर में ही होता है, सबके घर में होता है, हमारा नेशनल अलमिया है ये, तो हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उन सभी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सब बीमारियां जो इससे लग सकती हैं आपके लिए कितनी नुकसानदेह हैं, इसी के बारे में हमने बात करी। फूड एक्सपर्ट हमारे साथ फूड एक्सपर्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद गफरान साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कितना ज़्यादा वाकई में गंभीर है या सिर्फ ये एक रिपोर्ट के अंदर ये सामने आई है बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गफरान हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़रा ओवरऑल सिचुएशन हमारे सामने रखिएगा। कराची में जो रिपोर्ट सामने आई है कि पानी का बहुत ही बुरा हाल है, जो पीने का पानी है, और बहुत ज़्यादा उससे नुकसानात हो रहे हैं सेहत को आवाम की। कितनी संगीन है सूरत हाल? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, जो आपने सूरत हाल बताई है एग्जैक्टली यही है कराची का, या अगर पूरे पाकिस्तान का मसला उठाकर देखें तो पीने का साफ पानी जो है ना, ये एक बड़ा मसला बन चुका है। रीजन इसकी ये है कि आप देखें हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है, तकरीबन कोई 12 से 15 लीटर पानी जो है ना वो हर एक की बुनियादी ज़रूरत में शामिल होता है। उसको नहाने धोने के लिए, इस्तेमाल के लिए ऑन एन एवरेज आपको 15-18 लीटर पानी चाहिए है।
जिसमें से डेली के इस्तेमाल में आप 8 ग्लास भी अगर लगाएं तो कम से कम 2 लीटर पानी पीने के लिए चाहिए होता है, जो डायरेक्टली विदाउट एनी आप समझ लें कि ट्रीटमेंट आप जिस हालत में पानी होता है वैसे ही पी लेते हैं। कराची के हवाले से अगर आप सिंपल बात करें तो कराची में क्योंकि डायरेक्ट वाटर सप्लाई लाइंस के अंदर बहुत कम है, तो मोस्टली लोग जो है वो जमीन अंडरग्राउंड वाटर से जो है वो पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है वो इतना ज्यादा नमकीन होता है कि वो डायरेक्टली पीने के काबिल नहीं होता। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जगह जगह जो है वो इस तरह के प्लांट जो है गली मोहल्लों में अब लगना शुरू हो गए हैं या लगे हुए हैं, दैट इज आरओ प्लांट। अब आरओ प्लांट करता क्या है कि जमीन से निकाले हुए पानी के अंदर मौजूद तमाम की तमाम नमकियात को खत्म कर देता है, जीरो पे ले आता है समझ लें, और उसके बाद उस पानी को दोबारा से पीने के काबिल बनाने के लिए नमकियात मिलाए जाते हैं, जिससे वो पानी जो होता है आरओ का साफ होके और रीमिनरलाइज होके वो सप्लाई किया जाता है। अब प्रोटोकॉल्स का मसला सारा ये है कि जितने भी आरओ प्लांट इस वक्त आपको एस्टैब्लिश हुए नजर आएंगे कराची के अंदर, उनके बाकायदा तौर पे क्लीनिंग के प्रोसीजर्स आपको शायद कहीं ना मिलें। हो सकता है कुछ प्लांट्स में रखे हुए हों, लेकिन अक्सरियत जो प्लांट चलाने वाली है उनको यही नहीं मालूम कि जी इसकी जो फिल्ट्रेशन के जो यूनिट्स लगे हुए हैं उसके अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट को कब सफाई होनी है, कि किस कंसिस्टेंसी के ऊपर इसको चलना है, कितना पानी यूज होने के बाद डॉक्टर साहब कौन सी अथॉरिटी की रिस्पांसिबिलिटी है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इसको इसकी फिल्ट्रेशन जो है या फिल्टर्स को चेंज करना है, कौन सी अथॉरिटी रिस्पांसिबल है इसके लिए? देखें इसमें तो आप अगर देखें तो फेडरल का जो इदारा है PSQCA वो भी पानी को जो है वो डील कर रहा है, और सिंध फूड अथॉरिटी ये भी पानी के लाइसेंस दे रही होती है। तो उसूली तौर पे कराची के अंदर, सिंध के अंदर तो यही दो इदारे जो हैं वो वाज़े तौर पे इसमें आ जाते हैं। फिर और भी बहुत सारे इदारे हैं जो पानी के हवाले से काम कर रहे हैं, जैसे PCRWR है, ये भी पानी की टेस्टिंग और चीज़ों के हवाले से जो वो देख रहा होता है। लेकिन देखें इन सारी चीज़ों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका इफेक्ट कौन है। हमारी जो ओवरऑल सोसाइटी है उसमें आप देखें तो 4 किस्म के हमें जो है ना वो लोग नजर आते हैं। बच्चे हैं, नौजवान और प्रेग्नेंट खवातीन या खवातीन और बूढ़े अफराद। इनमें से जो हमारी सोसाइटी के सबसे ज्यादा वल्नरेबल ये कह लें सेंसिटिव जो हमारी सोसाइटी है वो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और बूढ़े अफराद हैं। इनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है। आपको इस बात से अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में 50 से 55 हज़ार अमवात जो होती हैं वो पीने के पानी से ट्रांसफर होने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, लाइक कॉलरा या इसी तरह से दस्त, इसहाल, खै जिसको हम कहते हैं, उसके जरिए से अमवात हो रही होती हैं सिर्फ अनसेफ वाटर की वजह से। तो उमरान भाई क्या करें फिर लोग? अगर आप एक तो ये कि कराची में तो कोई नेचुरल रिसोर्स ऐसा है नहीं, मतलब अगर कोई गांव देहात हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे नेचुरली आप पानी ज़मीन से निकाल लें, वहाँ कराची में तो ऐसा है नहीं। यही पानी है जिसे पीना है, इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो फिर आम लोगों के लिए क्या कोई एहतियात आप तफवीज़ करेंगे या बिल्कुल इसको 360 हमें कुछ तब्दीलियाँ लानी है? क्या करना है, क्या करें लोग? देखें इसके लिए सर सीधा सा उसूल ये है कि ठीक है, आरओ का प्लांट पानी की सफाई के लिए एक बेहतर रिसोर्स है, हम इसको ओमिट नहीं कर सकते। अलबत्ता इसकी जो पॉलिसीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, और इसी तरह से जो ये प्लांट चल रहे हैं उनको रेगुलराइज करने की बड़ी अशद जरूरत है। यहाँ एक बात जरा समझने की है, वो बात ये है कि जो पानी की सप्लाई थ्रू आरओ हो रही है उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स डेवलप होने हैं, जो बनाए गए हैं, यकीनन मौजूद होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना जिन इदारों की जिम्मेदारी है उनको लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन करानी चाहिए और आवाम के लेवल पे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपके पास जो लोग आते हैं बेसिकली इन बीमारियों से की वजह से या इस पानी की वजह से जो मुज़र सेहत है, वो कौन से मसाइल लेकर आपके पास आते हैं, और क्या उनको पता भी है कि अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, उनकी हेल्थ के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इस पानी की वजह से हो रही है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में पीने का साफ पानी समझकर? देखिए, पानी के जरिए से होने वाली डिजीज तो बड़ी कॉमन है। 10 साल का जो है सबसे कॉमन डिजीज होती है, और ये आम तौर पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल जब अनहाइजेनिक कंडीशन ज्यादा होंगी, फॉर एग्जाम्पल बकरीद के बाद का आप सीजन देखें, लोग पेट की बीमारियों में बहुत ज्यादा जो है वो होते हैं। तो ज्यादा गोश्त खाने की वजह से, दूसरा पानी का कंटामिनेट होना, क्योंकि वो अनहाइजेनिकली जो है वो जानवर ज़िबा हो रहे होते हैं, फिर वो खून पड़ा हुआ होता है, फिर पानी की सप्लाईज आपको पता है अगर अंडरग्राउंड से भी जो है वो पानी निकाला जा रहा है, लीकेज, गटर लाइनें जो है वो मिली हुई होती हैं पानी के साथ, बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस के जरिए से जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, मक्खियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट जो है ना ये बड़ा प्रॉब्लम कॉज करता है। तो कुछ स्पेसिफिक टाइम है, जैसे गर्मियों के सीजन में बकरीद के बाद जो भी आपको गर्मी सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक आपको मिलेगा पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। उसमें एक रीजन पानी भी होता है। बारिशों के बाद आप देखिएगा
खुसूसी तौर पे जो है ये बीमारियां बहुत ज्यादा मिलेंगी जो आमतौर पे वाटर बॉर्न डिजीजेस कहलाती हैं। एक आप यहाँ पे क्लियर करें, एक तो मेरे ख्याल में देयर बी लाइक थाउजेंड्स ऑफ आरओ प्लांट्स जो कि लगे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में होंगे, तो आई बिलीव कि सब तो इतने मसाइल का शिकार नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक तो ये कि एक आम आदमी कैसे आइडेंटिफाई करे उस पानी को जो कि वो इस्तेमाल करने जा रहा है कि ये पानी ठीक नहीं है। क्या उस आरओ प्लांट की लाइफ से कोई एक्सपायरी डेट है, कोई सर्टन टाइम पीरियड है, पानी का रंग या जायका है, कैसे पता चलेगा? एक तो ये मेरा सवाल है। और फिर क्या किसी भी पानी को बॉयल करना उसे किसी भी किस्म के मसले से पाक कर देता है या वो एक हल्का फुल्का सोल्यूशन जरूर है? इन दोनों मौजूदात पे जरा जवाब दे दें। देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जिस पानी वाले से आप पानी ले रहे हैं उसको सब मिलके कम से कम इस बात का पाबंद जरूर करें कि वो अपने आरओ के प्लांट की जो हेल्थ चेकिंग होती है उसको वो मेंटेन करवाए। वो कैसे हो सकती है? हर महीने, हर दूसरे महीने कम से कम उसकी जो है वो लैब रिपोर्ट टेस्टिंग मौजूद हो, माइक्रोबियल कंटामिनेशन टेस्टिंग भी और केमिकल कंटामिनेंट्स टेस्टिंग भी। क्योंकि अगर प्लांट की अपनी आरओ की मेम्ब्रेन ओल्ड हो जाएगी या थोड़ी सी वीकन हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसके अंदर फ्लोराइड का कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आर्सेनिक का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के लेवल उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वो इस बात का इंडिकेटर होते हैं कि आरओ ठीक काम नहीं कर रहा। और अगर इसी तरह से यूवी का सिस्टम लगा हुआ होता है या उसके अंदर वो क्लोरीन ऐड कर रहा है, अगर वो प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं हो रही है तो अल्टीमेटली वहां पे एक प्रॉब्लम जो है वो आपको मिलेगा कि वहाँ माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है लैब रिपोर्ट से पता चल जाएगी। तो तमाम लोग जो ले रहे हैं पानी वो इस चीज को जो है वाज़ेह तौर पे सामने रखें कि जिस प्लांट से आ रहा है वो कम से कम अपना जो है वो लैब रिपोर्ट हर महीने या दूसरे महीने का। तो ये अब वो बॉइलिंग वाला पॉइंट उस पे आ जाए कि अगर पानी यही इस्तेमाल करना है तो बॉइलिंग वाला मसला है काफी। बॉइलिंग देखें, एक सूरत ये हो सकती है कि जो लाइन का वाटर है अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए तो बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक नुकसान ये होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो जाया हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, लेकिन पानी का जायका थोड़ा सा खराब हो जाता है। वो पानी जो है वो इतना अच्छा पीने के काबिल जो है वो नहीं होता, थोड़ा सा बेटर टेस्ट आ रहा होता है। ठीक है, उसकी जगह पे एक बेहतर जो है वो सोल्यूशन जो है वो मार्केट में मौजूद है, दैट इज 3 टैंक फिल्ट्रेशन। ये आम जगहों पे भी मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं होते। फिल्ट्रेशन का एक सिस्टम होता है जिसमें 3 टैंक होते हैं। तो पहले वाले में जो है ना वो डेट वगैरह साफ हो जाती है, फिल्टर लगा हुआ होता है। दूसरे वाले में कार्बन फिल्टर होता है जिसके जरिए से स्मेल वगैरह रिमूव हो जाती है, डीऑड्राइज हो जाता है वाटर। और उसके बाद जो है वो तीसरे वाले टैंक में यूवी लाइट लगी हुई होती है जिसके जरिए से बैक्टीरिया जो होते हैं या जो कंटामिनेंट्स होते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेंट, वो किल हो जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ यूज के ऊपर जो है वो आपको साफ सुथरा पानी जो है वो प्यूरिफाइड वाटर फिल्ट्रेशन जो है वो सिस्टम के जरिए से मिल सकता है। डॉक्टर साहब, ये पानी से ज्यादा बेहतर एक और पॉइंट, ये जो घर में बोतलें इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें होती हैं और हमारे घर में भी होता है, हर जगह पे ही होता है, तो मेरे लिए बड़ा कंसर्न का पॉइंट है। क्या वाकई में ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब करता है पानी को और ये भी मुज़र सेहत बना देता है पानी को और नुकसान देता है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आपको सिंपल देखें, जो प्लास्टिक की ना डिफरेंट टाइप्स हैं, लोग पता नहीं इस बात को समझ नहीं पाते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीथाइलीन है, नायलॉन है, मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स हैं, पॉलीमर मटेरियल्स हैं जो प्रोडक्ट जो है पैकेजिंग के लिए के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जो मटेरियल पानी की बोतल पैकिंग में इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है उसके मुतालिक ये बात कितने सारे पहलू हैं, इसका मतलब है महीने की है। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से पता चल रहा है कितने सारे पहलू हैं। सिर्फ पीने के पानी को अगर हम देखें, हमें क्या क्या कुछ देखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद मोहम्मद गफरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है पीने के पानी, खाने ही कहते हो अलग बात है, लेकिन पीने के पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक। जैसा कि हमारा खासा है और हम ये प्राइड लेते हैं कि हम ऐसे मौज़ूआत आपके सामने यूजुअली लेकर आते हैं जो आमतौर पर डिस्कस नहीं होते मीडिया के ऊपर। आज भी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत ही कम बात करने को हमें मौका भी मिला है और हमने देखा भी है। पाकिस्तान में अगर हम मेडिकल एजुकेशन की बात करें, हमेशा उसको इज्जत और वक़ार की अलामत समझा जाता है। बल्कि अगर कोई भी लड़की थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ती है तो पहला जो ख्वाब आता है वालिदैन के जहन में कि डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बहू भी चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में एक परेशान कुन रुझान तेजी से हमारे इस माशरे में सामने आ रहा है। वो रुझान ये है कि डिग्री ली लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, डॉक्टर बन गए लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में हर साल लाखों रुपए खर्च करके जो खवातीन मेडिकल की तालीम हासिल कर रही हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अमली तौर पर मेडिकल के शोबे से ही नहीं पाती। वेरी अनफॉर्चुनेट ये कहा जाए। तकरीबन 70% मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो खवातीन होती हैं। अब ये खवातीन जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि 60% खवातीन डॉक्टर्स अमली तौर पर तिब के शोबे में काम नहीं कर रही है। तकरीबन 80,000 से ज़ायद खवातीन डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं कर रही। साल 2024 में MD कैट में मजमूई तौर पर 1,67,077 उम्मीदवारों ने शिरकत की और पंजाब में
58,380 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया और ज्यादा तादाद खवातीन की थी। पंजाब में MD कैट में 40,363 खवातीन और 18,016 मर्द शामिल थे। हर 3 में से एक खातून डॉक्टर अमली जिंदगी में कदम ही नहीं रखती, ऐसा कहना है गैलप का। अगर मेडिकल ग्रेजुएट्स की बात करें तो इसमें से तकरीबन 28% देही और 72% शहरी इलाकों में मुकीम है। पाकिस्तान में हर 1,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर अब तक दस्तयाब है। और अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स पर सालाना खर्च की बात करें तो तकरीबन 6 लाख से लेकर ये 1 करोड़ तक भी ये खर्चा चला जाता है। बहुत बड़ा नंबर है जो कि इस हवाले से सामने आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इसलिए भी है कि इतनी बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद भी होती हैं जो पढ़ रही होती है, जो डॉक्टरी की डिग्री भी लेती हैं, इतनी मेहनत भी करती हैं, लेकिन वंस उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं। इसकी रीज़न क्या है और हमारे यहाँ पर ये रुझान क्यों पाया जाता है और इसको अब टैकल किस तरह से करना है और कौन कौन से इदारे ऐसे हैं जो इस तरह के कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं जिससे चीज़ें बेहतर हों और दोबारा से उन खवातीन को लेकर आया जाए और ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। और एक रिफ्रेशर कोर्स हम कह सकते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है और हमारे साथ मौजूद है उसके ऊपर बात करने के लिए ई डॉक्टर्स के नाम से। उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फातिमा कमल साहिबा मौजूद हैं जो कि कोर्स डायरेक्टर हैं ई डॉक्टर प्रोग्राम डाउ यूनिवर्सिटी और डॉक्टर अनम अरशद साहिबा HOD हैं फैमिली मेडिसिन डाउ यूनिवर्सिटी की। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर फातिमा, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। 2018 में लॉन्च किया गया था ये कोर्स और ये प्रोजेक्ट, दोबारा से अब इसको री-लॉन्च किया गया है 2.0 करके, ई डॉक्टर्स 2.0। व्हाट इज दिस कोर्स, क्या करता है ये और किस तरह से इंगेज कर रहा है उन तमाम खवातीन डॉक्टर्स को जो प्रैक्टिस नहीं कर रही? डॉक्टर फातिमा, कैन यू हियर अस? आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वेलकम। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है? जी प्लीज करिए। कोर्स के हवाले से हम ये कहना चाहेंगे, जैसे आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और डिटेल स्टैटिस्टिक्स भी शेयर किए कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप है जो कि डॉक्टर और पेशेंट्स के नंबर के बीच में। सबसे पहली बात तो ये, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जो पॉपुलेशन है हमारी, उसके हिसाब से डॉक्टर्स की ऑलरेडी ही बहुत कमी है। उसमें से हम एक बहुत बड़ा चैलेंज देख रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ नहीं रुकते और चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, उसका एक बहुत बड़ा नंबर है वो खवातीन, वो फीमेल डॉक्टर्स जो कि ट्रेन होती हैं लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से, अपने सोशल सर्कमस्टांसिस की वजह से, सोशल सपोर्ट ना होने की वजह से वो पार्ट नहीं बन पाती, हेल्थ केयर फोर्स का पार्ट नहीं बन पाती और एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं कर रही होती। तो वी हैव मेड दिस अटेम्प्ट कि उनको वापस प्रैक्टिस में लेके आया जाए। और उस हवाले से अगर कोई डॉक्टर बहुत अरसे से प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो वेयर एंड हाउ शुड दे स्टार्ट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उनको पेशेंट से किस तरह से बेसिक बात करनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए हमने ये कोर्स डेवलप किया ताकि इस ट्रेनिंग के साथ वो अपने टेली क्लिनिक्स स्टार्ट कर सकें और टेली क्लिनिक्स के जरिए हेल्थ केयर फोर्स को ज्वाइन कर सकें और पेशेंट्स को देख सकें तो अपनी प्रैक्टिस भी रीस्टार्ट कर सकें। जी, एक डॉक्टर जो फिजिकली प्रैक्टिस कर रहा है या प्रैक्टिकली डिग्री के बाद इसने परसू किया, क्योंकि इसमें बहुत इनोवेशन आती है मेडिसिन के शोबे में और आपको मुसलसल अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। इसी तरह वायरस और बीमारियां भी नई नई आती रहती हैं, यू आर सपोज टू नो एवरीथिंग। तो क्या एक तो आपका कोर्स उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है उसके ऊपर पूरा उतर रहा है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर कोई डॉक्टर ऑनलाइन अपने काम का आगाज़ दोबारा से करती हैं तो क्या वो फिजिकली जो एक फिजिशियन डॉक्टर कंसल्टेंट बैठा हुआ है उसके मुकाबले के अंदर लोगों को कंसल्टेशन दे सकती हैं, कंपैरिजन किया जा सकता है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल सही, वेरी गुड क्वेश्चन है। हाँ, दो चीजें समझने की होती हैं। एक होता है लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, तो हम उनसे आउट ऑफ प्रैक्टिस जो डॉक्टर्स बहुत अरसे से हैं, हम उनसे बहुत एक्सपर्ट कंसल्टेशन एक्सपेक्ट नहीं करते। सो एक डॉक्टर जो बहुत अरसे से प्रैक्टिस नहीं कर रहा कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू अ डॉक्टर हु हैज ट्रेन्ड फॉर 4 years और 5 years इन फैमिली मेडिसिन, और वो उस ट्रेनिंग के बाद एज अ कंसल्टेंट और एज अ प्रोफेसर और एज एन एकेडमिक रोल में वो परफॉर्म कर रहा होता है, पढ़ भी रहा होता है, पढ़ा भी रहा होता है। तो हमने उनके लिए एक मिनिमम, बेयर मिनिमम का क्राइटेरिया रखा है कि एटलीस्ट बेसिक्स, जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो फोन पे सेफली एड्रेस कर सकते हैं, उनको तो वो कर सकें। बट देन दे शुड बी नोइंग कि दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मैं फोन पे पेशेंट को एड्रेस नहीं कर सकती, दिस पेशेंट नीड्स टू बी सीन बाय अ कंसल्टेंट।
एट दैट पॉइंट डाउ यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है वो हमारी ऑन बोर्ड होगी उनके साथ कि जिस पेशेंट को कंसल्टेंट रेफरल की नीड है दे विल बी एबल टू रेफर देम टू अस। फिर हम उनको इस तरह से भी ट्रेन कर रहे हैं कि वो फोन पे टेलीमेडिसिन पे इमरजेंसीज को आइडेंटिफाई कर सके। अगर फोन पे किसी कंसल्टेशन में उनको लगता है कि ये पेशेंट इमरजेंसी में जाने वाला है और इसको फोन पे नहीं देखा जा सकता तो वो देयर एंड देन उनको गाइड करेंगे कि आप इनको नियरेस्ट पॉसिबल इमरजेंसी में या हॉस्पिटल में या जो उनकी सेटिंग में रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां के हवाले से गाइड किया जाए ताकि पेशेंट को अप्रोप्रिएट गाइडेंस। ठीक है डॉक्टर फातिमा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ये जो खवातीन डॉक्टर्स हैं वो काम कर सकती हैं। मैं डॉक्टर अनम की तरफ जानना चाहूँगी यही वाला पॉइंट लेकर। डॉक्टर अनम, सबसे पहले तो इस कोर्स के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर ये रिवायत क्यों है, क्यों खवातीन डॉक्टर्स जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो प्रैक्टिस नहीं कर पाती, उनकी रीजंस क्या होती हैं, क्यों वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं, एंड देन इस कोर्स के आने के बाद आपने कैसा रिस्पांस उनका देखा है और अभी तक कितनी बड़ी तादाद में खवातीन डॉक्टर्स ऐसी हैं जो जुड़ चुकी हैं इस प्रोग्राम से? सही, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसमें ना मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं जिसमें कि पर्सनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये कल्चरल ट्रेडिशन से ही समझे कि बन गया है कि बहुत सारी पढ़ती हैं लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं करती। डेफिनेटली एक आप यूँ समझे कि एक ओवरऑल माइंडसेट भी एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज जो मैं फील करती हूँ कि उनकी अगर फैमिली जो उनकी जो मैरिड हो जाती है उनकी फैमिली कमिटमेंट्स इस तरह से होती हैं, स्पेशली बच्चों के बाद आपको पता है कि खवातीन की कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उसमें कुछ एलिमेंट ये भी आता है कि जी हमारे पास किसी भी इंस्टीट्यूट में किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट है, टाइमिंग्स किस तरह के हैं, क्या वो ऐसे हैं जो कि कंपैटिबल हो सकते हैं किसी की फैमिली लाइफ के साथ, वो फैक्टर्स भी आ जाते हैं। और फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसे है कि जैसे हमारे पास टेलीमेडिसिन बहुत ज्यादा एडवांस नहीं चलता रहा है, उसमें ये इशू आ जाता है कि जी अगर वो घर से बाहर निकल के प्रैक्टिस नहीं कर सकती तो उनके पास फिर घर में बैठ के भी करने की ऑप्शन नहीं होती थी। अब इस चीज में डेफिनेटली चेंज आ रहा है। फिर एक और एस्पेक्ट ये आ जाता है कि जी प्रैक्टिस तो इवेंचुअली वो फ्यू इयर्स डाउन द लाइन कर सकती हैं लेकिन आउट ऑफ टच हो जाती हैं, उनकी नॉलेज अपडेटेड नहीं होती है, तो फिर उस तरह के इंसान के लिए वापस प्रैक्टिस में आना भी डिफिकल्ट है। जैसे डॉक्टर फातिमा ने कहा था कि एक ऐसी डॉक्टर जो कि नहीं प्रैक्टिस करती रही है उसकी एक्सपर्टीज में या उसकी मैनेजमेंट में डेफिनेटली डिफरेंस आएगा फ्रॉम समबडी जो कि प्रैक्टिस में रही। ये कोर्स जो हम लोगों ने डिजाइन किया है इसका बेसिक मकसद यही है कि ऐसे लोगों को हेल्प आउट, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग जो कि प्रैक्टिस कर भी रहे हैं they are also more than welcome to join it because हम लोग जितना भी इसमें टीच करेंगे वो सारा अपडेटेड एविडेंस और अपडेटेड नॉलेज के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इवेंचुअली पेशेंट हम इससे पहले जो कि हम बजटिंग की भी बात कर रहे थे, वी ऑल नो कि मेडिकल एजुकेशन बड़ी महंगी है, जो डिग्रीज हैं अच्छे इदारों के अंदर खास तौर पे या तो मेरिट बहुत हाई हैं, प्राइवेट आप जाते हैं अच्छे इदारे के अंदर तो सारी बात उसकी फीसेस बहुत ज़्यादा है। एक तो इस कोर्स के हवाले से बताइए इसकी नौयत क्या है, यू नो स्पॉन्सर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये हमें बताइए। और दूसरा ये कि अगर एक डॉक्टर साहिबा लेट्स सपोज अगर उन्होंने डिग्री की फिर प्रैक्टिस नहीं की, फैमिली को टाइम दिया, वापस दोबारा से इस कोर्स को ज्वाइन करती हैं, कितना वक्त उनको चाहिए होगा टू बी एट दैट पर्टिकुलर लेवल जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि नाउ शी कैन प्रैक्टिस प्रॉपर्ली? ओके, सो एक्चुअली देयर टू क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें कि जो आप कह रहे थे कि अगर हम इसकी नौयत बजटिंग और फाइनेंस के हिसाब से बात करें तो एक्चुअली अगर हम स्पेसिफिकली डॉक्टर 2.0 की बात करें तो ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के कोलैबोरेशन के साथ हुआ है जिसमें कि फंडिंग वगैरह भी है। दूसरी चीज ये है कि बिकॉज हम लोग एक गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है डाउ यूनिवर्सिटी, हम लोगों की वैसे भी फीस जैसे कि हमें पता है कि दूसरे इंस्टीट्यूट से काफी ज्यादा कम होती है, सो ये एक अफोर्डेबल रेट पे उस पे फी पे ऑफर किया जाता है। ठीक है, और उसमें हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम कोशिश करें कि अगर स्पॉन्सर्स मिल जाएं तो इवन बेटर, ताकि ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा ओपन हो जाए। सो दैट इज द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि आया कि वो कितनी कंपैटिबल हो जाएंगी, देखिए डेफिनेटली हमें ये बात माइंड में रखनी है कि वी कांट से कि ये बिल्कुल एक ट्रेन बंदे के एट पार आ जाएंगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ये उस 5 to 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में अपनी नॉलेज को जितना अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग उनकी करा सकते हैं वो करें। सेकंड, ये एक सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है, सो अगर इफ वी आर सेइंग कि दिस इज स्प्रेड अराउंड 5 मंथ्स, इसमें हम लोग हमारे कैंडिडेट्स को ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि दे कैन डू इट एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर ओन चूजिंग। सो इसमें एसिंक्रोनस सेशंस भी है, मतलब कि प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी है। एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी स्टैटिस्टिक्स पे बात करें, लेकिन उससे पहले एक कॉल हमारे साथ है, याहिया हमारे साथ है
कराची से, उनसे ज़रा बात करते हैं। या गुड मॉर्निंग, क्या कहेंगे आप इस टॉपिक के ऊपर? आपका कोई सवाल? आप लोगों को सलाम, और मैं आसिफ मुनीर साहब को सलूट पेश करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो फील्ड मार्शल बने, तो ये एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। मेरे देखें जहन में 2-3 बातें हैं। मैं खुद भी कराची में रहता हूँ, तो जाहिर बात है यहाँ मेडिकल कॉलेज में, डाउ मेडिकल वगैरह में लड़कियों की तादाद बहुत है, लेकिन मसला ये होता है कि बहुत, आपने कहा प्रैक्टिकली लड़कियाँ कम आती हैं, वो शादी के बाद घर बैठ जाती हैं। ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो इन्होंने डॉक्टर फातिमा जो बात करी है, डॉक्टर अनम बात करी है, कि इससे उनको स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए बहुत अच्छी कोशिश होगी। लेकिन मेरा एक कंसर्न ये भी है जो मैं इनसे कहूँगा कि देखिए कितने डॉक्टर्स हैं जो रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं कर रहे होते, वो वहीं अटके रहते हैं। तो ये उनके लिए भी कुछ ऐसा काम करें कि वो रिफ्रेशर करें और ताकि एडवांस लेवल पे आ जाए, और जो जीपीज जो है ना उनका सिस्टम थोड़ा चेंज करें ताकि वो अपडेट रहें। ये मेरा सवाल। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने सुना डॉक्टर फातिमा, आप इसको एड्रेस कर लीजिएगा। एक तो अप्रिशिएट कर रहे थे, देन यस प्लीज। जी एब्सोल्युटली, तो बहुत अच्छा सवाल है याया साहब का, और बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी केयर बेसिकली जो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन होती है, यानी कम्युनिटीज में जो लोगों के हेल्थ इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने वाला जो फिजिशियन है, अगर वो ट्रेंड हो तो उस कम्युनिटी के बहुत सारे इश्यूज वहीं पे सॉल्व कर लेता है, और फिर सिर्फ उन्हीं को एक्सपर्ट्स के पास भेजता है जिनको जेन्युइनली एक्सपर्टीज की, एडवांस्ड एक्सपर्टीज की नीड होती है। तो प्राइमरी केयर सिस्टम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत अच्छा डेवलप नहीं है, और इसी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक स्टेप है। ठीक है। बाहर के मुल्कों में, स्पेशली अगर मैं बात करूं कनाडा की और यूके की, जहाँ पे जनरल प्रैक्टिस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे उनकी इनिशियल ट्रेनिंग के बाद, यहाँ पे जैसे हम MBBS कहते हैं, वहाँ पे अगर वो MD करते हैं तो उसके बाद उनकी फर्दर ट्रेनिंग होती है बिफोर दे कैन गो इनटू जनरल प्रैक्टिस। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो, और PMDC की तरफ से अगर इसके लिए रेगुलेशन आएगी कि जो भी जनरल प्रैक्टिस में डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ ट्रेनिंग रखा जाए। ठीक है, ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है। हमने तो जब इसको एज अ स्टोरी पढ़ा तो हमें ये इतना अच्छा लगा। आप तो इसके दीगर जो इसकी टेक्निकली डिटेल्स हैं वो भी आप लोग ओब्वियसली बता रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर हम आपसे 1-2 सवाल मेरे और हैं। डॉक्टर फातिमा को हम थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहीं। डॉक्टर एक तो ये कि जब ये हम इसको देख रहे हैं तो गोल्स क्या हैं? एक तो हमने जब फिगर मैंने पढ़ी कि 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर इटसेल्फ बहुत ही चैलेंजिंग है, और मुझे लगता है ये भी शायद इससे भी ज़्यादा हो नंबर, ऐसा लगता है, क्योंकि आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो आपके गोल्स क्या हैं? कितना नंबर आप लोग अचीव करना चाहते हैं सर्टन टाइम पीरियड के अंदर, कि इतने डॉक्टर्स अगर इनरोल हो जाएं जो कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो हमें फ़ायदा हो सकता है? कोई ऐसे नंबर्स हैं आपके माइंड में? देखिए, हम लोग अगर हमारे गोल्स की बात करें तो हम नंबर से ज़्यादा आउटकम्स की बात करेंगे। हमारा आउटकम क्या है हम अचीव करना चाह रहे हैं कि हम जितनी ज़्यादा फीमेल डॉक्टर्स, एट फॉर नाउ फीमेल डॉक्टर्स हैं जिनको हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि भाई उनको मोटिवेशन दे सकते हैं टू गेट बैक इनटू प्रैक्टिस। एक तो वो है कि टू गेट देम बैक इनटू मेडिकल एजुकेशन, टू गेट देम बैक इनटू प्रैक्टिस एज वेल। सेकंड, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो उसमें ये आ जाता है कि एट लीस्ट हम लोग चाहते हैं कि ये जो टेली मेडिसिन की फील्ड है इस पे हम लोग मजीद वर्क करें, अगेन बिकॉज ये हमारे कैंडिडेट सारे वो हैं जिन पे हम वर्क कर रहे होंगे और जिनका फ्यूचर में हम प्लान करते हैं कि उनको हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे कि जिसमें ये प्रैक्टिस भी कर सकेंगी। और डॉक्टर आलम की थर्ड हमारे गोल्स में अगर आप देखें ये कंसर्निंग कितना ज्यादा है, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज के बारे में सोचा करती थी कि इतनी बड़ी तादाद में खवातीन आ जाती हैं, मेरिट पर उनका नाम आ जाता है, वैसी लड़कियों को कहा जाता है कि मेहनत ज्यादा करती हैं एंड देन वो प्रैक्टिस आगे नहीं कर पाती। तो ये वाला पॉइंट भी जहन में आता है कि आप अपनी ये सीट किसी और ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट को दे देते जो बेसिकली आगे जाके प्रैक्टिस करता और अल्टीमेटली लोगों की खिदमत भी करता। ये कितना बड़ा कंसर्न है एंड इस सिलसिले में मैसेज आप क्या देना चाहेंगी, सिर्फ लड़कियों को नहीं उनके घर वालों को भी इसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, इस चीज में मैं ये कहती हूँ, आई रियली फील दिस इज समथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जो आपने पॉइंट रेज किया है ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो वो एंड ही नहीं होगी वाकई में, क्योंकि हर चीज के अपने प्रॉब्लम्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस चीज को वे करना कि भाई वो सीट जाया हो रही है या हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि एक पढ़ी लिखी औरत, एक पढ़ी लिखी माँ हमारे पास सोसाइटी में आ रही है, क्योंकि औरत या कोई भी इंसान हो उसका सिर्फ एक रोल तो नहीं है ना, उसके मल्टीपल रोल्स हैं। तो डेफिनेटली अगर हम एक वेल एजुकेटेड पर्सन प्रोड्यूस करते हैं, एक डिस्कशन ये भी हो सकती है कि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में तो है ही है। लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आई थिंक मेरा जो की मैसेज किसी भी लड़की को जाएगा, किसी भी खातून को जाएगा, वो यही है कि अपनी एजुकेशन को मैक्सिमम यूटिलाइज करें,
और एक किसी भी बच्चे की भी जब हम ग्रूमिंग करें तो उसकी यही जहन में रख के करनी चाहिए कि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जो कि कम्युनिटी के लिए भी हैं, जो कि उस एनवायरनमेंट के लिए है, उस इंस्टीट्यूट के लिए है या उस प्रोफेशन के लिए है कि जो आपको इतना कुछ दे रहा है तो आपको भी रिटर्न में कुछ ना कुछ देना है। फैमिली आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड, एक तो अपनी फैमिली भी, उसके बाद शादी करके लड़की जिस घर के अंदर जाती है उनको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये सिर्फ हमारी बहू या बेटी नहीं है बल्कि इसकी और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी इसने तालीम हासिल किया और इसका जो मकसद है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। एक और चीज़ मैं 30 सेकेंड्स में आप इसका जवाब अगर दे पाएँ, ये जो कोर्स है इसमें क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है, ये ऑटोमेटेड होगा या इसके साथ डॉक्टर्स जो हैं वो भी अटैच होंगे जो बेसिकली रिफ्रेश कराएंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा ठीक है, लेक्चर्स हमारे एसिंक्रोनस होंगे यानी कि वो हमारे प्री रिकॉर्डेड है, लेकिन जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, जो उनकी क्वेरीज निकलेंगी, उसके लिए जो है हमारे जो फैकल्टी है उसके साथ कनेक्टेड भी रहेंगे और टैप इन भी करेंगे और उसके लिए उनका एक प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया गया जिसमें उनकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो सके। और सेकंड एट द एंड हैंड्स ऑन सेशंस भी दिए गए हैं। ओके डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर प्रेशियस टाइम एंड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है ये। उम्मीद करते हैं कि जितने लोग प्रैक्टिस में नहीं हैं, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वी नो आपने कितनी मेहनत की होगी मेडिकल की डिग्री को लेने के लिए, और फिर हमें इस बात का भी एहसास है कि बहुत ही कोई शदीद मजबूरी होगी जिसकी वजह से आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाए। लेकिन आप सोचिए कि इसकी आपकी इस एक डिग्री से कितने ज़्यादा लोग उनको फ़ायदा हो सकता है अगर आप इस ई कोर्स से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल मुझे लगता है बहुत अच्छा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके फॉर पाकिस्तान, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे फैमिली का सपोर्ट जो है वो भी खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तमाम वो फैमिलीज जो देख रही हैं जिन्होंने रोका अपनी बहू को, अपनी बेटी को नहीं रोकना चाहिए। उनका मकसद जो है ना वो बड़ा है, एक बेटी से या बहू से ज़्यादा बड़ा उनका मकसद है, माशरे के लिए बहुत अच्छा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दो के बजाय चाय बनाई है एक कप, वाह अफसोस आज तू भी फरामोश हो गया। सीरियस शेर था, वाह नहीं करनी अफसोस आज तू भी फरामोश हो गया। सैयद वसी शाह भाई का खूबसूरत सा शेर। क्या बात है, क्यों कहा हमने ये, क्यों अब बता दें, अब बताएं क्यों चाय के हवाले से। चाय महज एक मशरूब नहीं है, पाकिस्तान में एक जज्बा है, एहसास है, लगन है, फीलिंग है, इमोशन है, क्या कहें, हमारी सकाफत का हिस्सा है। एक सेकंड, सर में दर्द है चाय पी ले, नींद आ रही है चाय पी ले, नींद को उड़ाना है चाय पी ले, फारिग बैठे हुए हैं चाय पी ले, कुछ समझ नहीं आ रही है तो चाय रिश्ता देखने जा रहे हैं चाय पी ले। हाँ। चाय की बहुत इंपॉर्टेंस है भाई हमारे देसी घरानों के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। तो आज चाय का दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। चाय इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है, चाय ही तो वो सोर्स है जो लड़की लेकर आती है और लड़का उसको देखता है पहली बार। अच्छा, चाय ना होती तो क्या लेके? अच्छा, चाय की वजह से आई होप अजीब लगता है ना लड़की नगेट्स लेके आ रही है। रिसेंटली मेरे साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ चाय को लेकर। मैंने चाय बनाई और वो बहुत ही बुरी बनी, और मैं किसी के लिए बना रही थी, और हालांकि मैं अच्छी चाय बनाती हूँ। उनके लिए तो नहीं बना रही थी ना, उनके लिए नहीं बना रही थी, उनके लिए तो होता रहता है। खैर आज इंपॉर्टेंट डे है, इट्स टी डे, हमने कहा इस पे जरूर बात की जाए। हम सबके दिल के बहुत करीब है। इस वक्त भी मेरे कप में चाय है और आयशा के कप में भी चाय है। चेंज होता रहता है इनका, कभी ग्रीन टी शी भी होती रहती है। खैर इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो एक तो चाय की अहमियत पे हमने बात करनी है, क्या है इसका, इसकी तारीख, माशी पहलू, माशरती पहलू क्या है, क्या माशरती नुक्ता निगाह से भी अहम है, और हम जितनी वक़्त चाय को देते हैं क्या चाय डिजर्व करती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सब पे बात करने के लिए एडिक्टेड क्यों है, ये भी एक अच्छा है कि हमारी जीन के अंदर शामिल है। बड़ों को देखते देखते ऐसा हो गया, और किसी लड़की के सुगड़ होने के लिए भी अच्छी चाय बनाना एक समहाउ एक गोल रोटी नहीं होती है, वो गोल रोटी और चाय दोनों। अच्छा, चाय भी, इफ यू आस्क मी I'll go for चाय के लिए चले, मतलब नॉट द लेवल के सुगड़ होना, लेकिन एक बहुत प्लस होता है किसी की शख्सियत में। ऑलराइट, चलें आप तमाम जो देखने वाले हैं, आप भी अपना जो फीडबैक है या फिर इसके बारे में जो भी आप कहना चाहें, चाय के बारे में कोई इमोशन हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई स्टोरी शेयर करना चाहें, चाय भी पिलाना चाहें तो वो भी बता दीजिएगा, कोई उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। चले जाएंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट हैं शगुफ्ता फिरोज साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए शगुफ्ता साहिबा। सबसे पहले आज आपको पसंद है चाय, आर यू अ टी पर्सन और कॉफी पर्सन? यस, अस्सलाम वालेकुम। एंड मेरा ख्याल है हमें आज हैप्पी चाय डे कहना चाहिए एक दूसरे को। अगर आज इंटरनेशनल डे ऑफ चाय है तो चाय जब भी हम फैंटास्टिक टी चाय का जिक्र करते हैं, सॉरी टू कट यू, इंडियंस माइंड कर जाते हैं। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी मैं थोड़ा सा ना चाय की डिटेल में जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि चाय तकरीबन चाइनीज जो नेशन है ना, कोई 5-6 हजार साल पहले उन लोगों को पता चला था और उन्होंने चाय का इस्तेमाल शुरू किया था। उसके बाद ये इंग्लैंड की तरफ गई थी और वहां से, आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता था, मैं जब चाय के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला हम लोग कितनी आफ्टरनून टी सेलिब्रेट करते हैं।
मैंने जब इसकी डिटेल पढ़ी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक डचेस ऑफ बेडफोर्ड थी कोई 1840 में। उसको बेचारी को लंच के बाद और डिनर तक भूख लगती थी ना, पेकिश, द वर्ड वाज पेकिश। वो उसको इतनी शदीद भूख लगती थी, तो चूंकि जरा इम्प्रेसिव उसका स्टेटस था, तो उसने फिर ब्रेकफास्ट टी का कॉन्सेप्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, आफ्टरनून टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम सारे फॉलो करते आ रहे हैं। और उस बेचारी ने अपनी भूख को मिटाने के लिए चाय का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। इस तरह ये चाय हमारी शाम की चाय की तरफ चली गई और ये मशहूर हो गई। चाय को अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं कि चाय के अंदर कुछ ऐसे अल्लाह की तरफ से केमिकल हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, और ये हमें ताकत देते हैं, ये हमें खुशी देते हैं, ये हमारे दिमाग को खुश करते हैं, ये हमारे पट्ठों को ताकत देते हैं, ये हमारे अंदर एक वाइटैलिटी इंजेक्ट करते हैं। इसलिए हम चाय के साथ हमने अपनी खुशियों को अटैच करना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर रिसर्चेज हैं बाकायदा साइकेट्री के डिपार्टमेंट्स में। इसमें बहुत सारी रिसर्चेज हैं, लेकिन साइकेट्री के अंदर और साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में रिसर्चेज हुई हैं ये देखने के लिए कि ये चाय अच्छी कैसे है और क्यों फायदा देती है। तो शगुफ्ता साहिबा, क्या वाकई में चाय के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ हद तक हमें एडिक्ट करती हैं उसकी? क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है, अगर चाय नहीं पी है, पूरा दिन गुजर गया, तो आपको फील होता है कि अब चाय पी लेनी चाहिए। पूरा दिन से चाय नहीं पी, आप रिफ्रेश्ड फील नहीं कर रहे। क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है चाय में? जी, चाय के अंदर तो ऐसी चीज जरूर है जो हमें एक किक देती है, लेकिन चाय के एडिक्ट होना अच्छी बात नहीं है। चाय के हम एडिक्ट उस वक्त होते हैं जब हम चाय की जो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसको डाइल्यूट करते चले जाते हैं, उसमें दूध की मिकदार बढ़ा के, जिसको हम पाकिस्तानी दूध पत्ती भी कहते हैं। वेस्ट में इस वक्त ये मसाला चाय के नाम से बड़ी मशहूर है, और पता नहीं बबल टीज भी आ गई हैं। तो चाय का जब से फॉर्मूला या चाय की कॉम्पोजिशन को जब से डाइल्यूट करना शुरू किया गया है, उस वक्त से चाय एडिक्टिव हो गई है। वरना मैं आपको मिसाल देती हूँ, मैं ऐसे पेशेंट हैंडल करती हूँ जो 15-15 कप चाय के पीते हैं। जब मैं उनकी चाय का फॉर्मूला ठीक करती हूँ तो उनको 1 या 2 कप चाय की जरूरत पड़ती है और वो दे फील गुड, क्या फॉर्मूला होता है वो जो आप ठीक करती हैं? प्लीज जरा बताइए ना हमें भी। क्या कड़ी हुई चाय तो नहीं खत्म कर देती? हम चाहते हैं जरा हमें फायदा हो, मैसेज को फायदा हो, प्लीज। हाँ, नहीं बिल्कुल, ये भी मैंने अपनी प्रैक्टिस में सीखा, मुझे नहीं पता था चाय का ये डिफरेंस। चाय की पत्ती में शफा है। चाय में होते हैं कैटेचिन्स होते हैं जो के शफा देते हैं, और बेशुमार शफा है। उसके अंदर एक जिंक है जो इवन एंटी कैंसर भी है। जब आप उसमें दूध डालते हैं और दूध को खास तौर पे जब पकाते हैं, तो दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको केजीन या केजिनोजेन कहते हैं। वो दूध का प्रोटीन चाय के कैटेचिन उसके साथ लड़ता है और एक ऐसा केमिकल बनता है जिसको हम एडिक्ट होते हैं। मैंने चाय की एडिक्शन से ज्यादा दूध पत्ती की एडिक्शन देखी है। यानी वो तमाम लोग जो चाय में दूध की मिकदार ज्यादा रखते हैं और दूध को चाय के साथ पकाते हैं, वो लोग एडिक्ट होते हैं। वो लोग में चाय ऐड करने लग गए हैं। कुछ लोग उसमें कार्डमम्स डालते हैं, कुछ उसमें दालचीनी डालने लग गए हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि किचन का कोई मसाला शायद रह नहीं गया जो हम लोगों ने चाय में नहीं डाल देना है। जितने आप चाय की कॉम्पोजिशन को कॉम्प्लिकेट करेंगे उतने आप एडिक्ट होते चले जाएंगे। ये हमारी अपनी बनाई हुई फॉर्म है, राइट डॉक्टर साहब? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये हमारी अपनी सब कॉन्टिनेंट की अपनी बनाई हुई फॉर्म है। जिस वक्त अंग्रेज यहाँ पर था वो आज भी इस तरह की चाय नहीं पीते हैं। यस, यू आर राइट। वो आपको हैरानगी होगी, आपको पता होगा जब आप वेस्ट में चाय मंगाते हैं तो वो दूध आपको ठंडा दूध अलग से लाके देते हैं। पहली दफा जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये बंदे बहुत ही बेवकूफ आदमी, इसको समझ नहीं आ रही कि ये दूध ठंडा लेके आ गया। ठंडा दूध जब आप कहवे में मिलाएंगे तो ठंडा दूध कहवे के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, चाय की शफा बरकरार रहती है। जैसे ही दूध पकेगा चाय के साथ, चाय की शफा या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नीचे चली जाएगी। और मैंने अब मेरे जितने क्रॉनिक, क्योंकि आपने नफ्सियात का भी तज़किरा किया, ताल्लुक तो है इसका, दैट्स व्हाट आई नो बीइंग पाकिस्तानी एक बरसगीर का बाशिंदा होने की हैसियत से भी नो इसका ताल्लुक तो है। कितना ताल्लुक है और ये कैसे कंट्रोल करती है हमारी नफ्सियात को? खास तौर पे अगर मैं एक लेबर क्लास की बात करूं,
तो वो एक सर्टन टाइम के ऊपर उनको दिन में चाय चाहिए, वो नहीं पिएंगे और सर्टन किस्म की चाहिए, सर्टन किस्म की चाय चाहिए, उनकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो नफ्सियात से इसका कितना ताल्लुक है, नफ्सियात को कितना कंट्रोल करती है और हम इसको कैसे इसका असर कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगर इस हवाले से भी बताइए आप चाय का। ओके, देखिए बिल्कुल नफ्सियात से ताल्लुक है। चाय की अगर बेहतरीन अफादियत या बेहतरीन फायदा लेना है ना, तो आप सुबह के नाश्ते से 5-10 मिनट पहले ब्लैक टी पिए। चाय का कहवा, ये अमेजिंग फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप चाय का हल्का सा कहवा बनाएं, पत्ती को पकाएं नहीं, ब्रू करें, दम पे बनाएं चाय, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर, व्हाइट शुगर, शक्कर नहीं, व्हाइट शुगर ऐड करें और चंद कतरे उसमें लेमन के डाल दें। ये कुछ एम्बर कलर्ड चाय बन जाती है। इट इज अमेजिंग फॉर योर साइकी, आपकी ज़हनी हेल्थ, आपके इमोशंस, आपकी फिजिकल हेल्थ, ये ब्लड की थिनिंग करती है। जी, टाइम क्या होना चाहिए इसका, इस चाय को लेने का? ये थोड़ा सा एम्प्टी स्टमक ली जाती है अपने खानों से पहले, नाश्ते से 5-10 मिनट पहले ले लें। बहुत कमाल होता है, ट्राइड दैट। इसका टेस्ट भी बहुत कमाल होता है। अच्छा, दूध के बगैर वाली चाय जो डिफरेंट तरह की होती है, वो भी कितनी सारी किस्में अवेलेबल हैं अब मार्केट के अंदर, हम देख रहे होते हैं, उनके बारे में भी जरा बताइए डॉक्टर साहब, वो कितनी ज्यादा आपको हेल्प करती हैं? इसके ऊपर पहले भी हम वैसे सेगमेंट कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा बताएं कि ये दूध वाली चाय के अलावा और कौन कौन सी चाय ऐसी हैं या कहवे ऐसे हैं जो अच्छे हैं आपकी सेहत के लिए। देखिए, दूध वाली चाय तो एक अलग चीज हो गई ना। वही ब्लैक टी, यानी ब्लैक टी के लीव्स बगैर दूध के एक मेडिसिन बन जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी मिल रही हैं, कैमोमाइल है, डेंडेलियंस हैं, रोज हिप टीज होती हैं, मिंट है, ये आजकल आपका बहुत सारी हैं, कई इसमें आती हैं हर्ब, वो हर्बल टीज हैं, वो हर्बल टीज हैं और वो थेराप्यूटिकली आपके मसाइल हल करती हैं। उनका आपको ओवरडोज नहीं करना चाहिए। फर्ज करें आप कैमोमाइल टी दिन में 10 कप नहीं पी सकते, आप हफ्ते में 2-3 कभी कभी पी सकते हैं। तो जो हर्बल टीज हैं उनकी आपको मॉडरेशन का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप हद से ना क्रॉस कर जाएं और कहीं आप उनके एडिक्ट ना हो जाएं। ठीक है, इस मिथ को तो क्लियर कीजिएगा शगुफ्ता साहिबा, क्या ग्रीन टी से वजन कम होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ग्रीन टी से वजन कम होता है, लेकिन ग्रीन टी भी अगर सही तरीके से बनी हुई हो, आप ग्रीन टी का, अगर आप चाइनीज कॉम को एज अ रोल मॉडल नेशन देखें तो वो सारा दिन ग्रीन टी पीते हैं और बहुत थोड़ी मिकदार में पीते हैं। हमने वो टब भर भर के ग्रीन टी पीनी होती है, बड़े बड़े मग भर भर के पीनी होती है, उससे साइड इफेक्ट। मैंने तो कहीं लिखा पड़ा कि हमारे घर में तो ग्रीन टी से सिर्फ ग्रीन टी कम होती है, ग्रीन टी कम होती है, वजन कम नहीं होता। अच्छा, चाय के कॉम्बिनेशंस पे भी थोड़ा मैं आपकी राय चाहता हूँ कि हमारे कॉम्बिनेशन भी बड़े इंटरेस्टिंग है ना, जैसे यूनिवर्सल मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन चाय पराठा, यू नो, पूरी दुनिया के अंदर जहां भी हम पाकिस्तानी रहेंगे, चाय बिस्किट, अनदर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। इस पे जरा रोशनी डालिए। मैंने सुना है कि ये कोई कॉम्बो बनता नहीं है चाय और पराठे का। क्या मुझे याद आ गया, समोसे याद आ गए, पैटीज याद आ गए। तो आप जरा इन कॉम्बिनेशंस पे रोशनी डालिए, ये ठीक है कॉम्बिनेशंस या नहीं, गलत बना के हम एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो खुराक आप खा रहे हैं ना वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो कभी भी उसके ऊपर ना चाय पीजिएगा। अच्छा। नाश्ता के बाद, मैं यही करेक्शन करती हूँ कि नाश्ते के बाद चाय नहीं है, नाश्ते से 5-10 मिनट पहले चाय है। क्योंकि चाय के बारे में ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप किसी भी खुराक के बाद चाय लेते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत, खासतौर पे आयरन, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, उसके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को ये हैम्पर करती है, मिनिमाइज कर देती है। और वो लोग जो हैं, आजकल पाकिस्तान में अनीमिया बड़ा प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा अनीमिया हो गया है, क्योंकि हम चाय के नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बड़ा मुश्किल होता है जब को भी कहती हूँ कि भाई नाश्ते के बाद चाय नहीं पीनी, तो जब आप खानों के बाद चाय पिएंगे तो आपकी बॉडी कमजोरियों का शिकार होगी, क्योंकि आपसे एक तो जब भी बात करते हैं बड़ी सरासर गुफ्तगू होती है, माशाल्लाह, वी रियली लव टॉकिंग टू यू। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीजों को हमारे सामने आसानी से रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कभी जिंदगी में मौका मिला तो आपके साथ चाय जरूर पिएंगे, और आप इस्लामाबाद आए तो आपको चाय पिलाएंगे भी जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। हैप्पी टी डे, स्पेशली टू ऑल आवर इंडियन व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनको बहुत ज्यादा चाय पाकिस्तानियों को भी कर देते हैं, तमाम देखने वालों को चाय बहुत चाय का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छी अच्छी चाय पिए, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने जो जो चीजें बताई हैं उनका आपने बहुत ख्याल रखना है। हम अपने साथ खुद ही ज्यादती कर रहे होते हैं अपने खाने पीने के मामलात के अंदर। अपने टेस्ट बर्ड्स जो है ना, उनको हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, तो चीजें काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी। अब एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। हाँ, ब्रेक की तरफ जाते हैं। आई एम एंजॉयिंग माय फैंटास्टिक टी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग।
This segment is brought to you by Jazz and Allied Bank Limited. मनी मैटर्स वेलकम। आपको बताएंगे हम कुछ माली मामलात के हवाले से पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। इट्स अ डेली बेस्ड सेगमेंट। थैंक यू वेरी मच, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए अबाउट दिस। आपके अगर कोई सवालात हों, कोई खास मौजू हो जो आप चाहते हैं कि उस पर बात करें, तो प्लीज़ वो भी आप हमें भेज सकते हैं। नंबर हमारा फ्लैश होता रहता है आपके सामने। आज हमने कुछ टैक्स निज़ाम के हवाले से बात करनी है, क्योंकि बजट आ रहा है और उससे जुड़े नए इकदाम, उससे जुड़े जो नए इकदाम हैं वो भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। और एक अहम खबर जो सामने आ रही है वो टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाले अफराद के लिए, यानी कि जो नॉन फाइलर्स हैं, वो क्या खबर है? वो खबर ये कि उनके ऊपर मुमकिना तौर पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। कल क्योंकि आप नहीं थे शो के अंदर, तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि नॉन फाइलर की कैटेगरी जो है ना, वही अब ख़त्म की जा रही है, जिसका बहुत अरसे से हम जिक्र सुन रहे हैं। ना वो अब घर खरीद सकेंगे, ना वो प्लॉट खरीद सकेंगे, ना वो गाड़ी खरीद सकेंगे, कोई एसेट नहीं वो खरीद सकेंगे। मकसद यही है कि तमाम नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट के अंदर लाया जा सके, उनको फाइलर बनने के ऊपर मजबूर किया जा सके। अब ये किस हद तक ठीक है, पाकिस्तानी मईशत को कितना हेल्प कर सकती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस पे हमने बात करनी है। फरहान बुखारी साहब नजर दें हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप यू हैड अ गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कल भी चूंकि आपने डिस्कस किया आई बिलीव, लेकिन उसी को आगे उस डिस्कशन को बढ़ा लेते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए इससे पहले भी हुकूमतों ने काफ़ी इकदाम किए हैं। मुझे याद है 2016-17 में वनीसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, बाकायदा तौर पर इसके ऊपर काम हुआ था और उसका कुछ हद तक फ़ायदा भी हुआ था। अब ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस पर कितना फ़ायदा हमें हुआ है, मज़ीद क्या हो सकता है, ज़रा थोड़ा सा हमारे सामने इसके ऊपर सोच। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, वो सोच ये थी कि जी कई ऐसे अफराद हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न तो अभी फाइल नहीं कर रहे, लेकिन उनसे पैसे ले लें ताकि ये रेवेन्यू में आता रहे, रेवेन्यू बढ़ता रहे। अच्छा, उस वक्त ये भी कहा गया था, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद मौजूद था जहाँ पे ये सुना कि जी जो नॉन फाइलर्स की डॉक्यूमेंटेशन होगी, वक्त के साथ साथ हम इनके पास भी जाएंगे और इन्हें कहेंगे कि अपने एसेट्स के बारे में, अपनी जायदाद के बारे में बताएं, और आप क्यों नॉन फाइलर हैं, आप क्यों टैक्स नहीं देते। वो आज तक 8-9 साल में नहीं हुआ। अच्छा, ये नॉन फाइलर्स का जो निज़ाम है, इससे मैं समझता हूँ मुल्क का नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ, क्योंकि वो डबल, मसलन अगर फाइलर का ₹1,00,000 था गाड़ी खरीदने पे विद होल्डिंग टैक्स, तो उन्होंने ₹2,00,000 दिए और उसके बाद वो गायब हो गए। अच्छा फरहान साहब, एक और चीज़ जो बहुत अक्सर हमने देखी आती है, एमनेस्टी स्कीम्स, कि आप अपने एसेट्स जो है उनको डिक्लेयर करें, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से ये सारे एसेट्स बनाए हैं। इसने कितना नुकसान या कितना फ़ायदा पहुँचाया है हमारी इकोनॉमी को? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहा है कि हमने जब भी एमनेस्टी स्कीम को लॉन्च की तो नीयतों में फतूर था। कहा गया कि जी ये आखिरी दफ़ा है, बस अब इसके बाद नहीं होगा, अब आप आ जाएं। लेकिन लोगों ने मजाक समझा, इसलिए क्योंकि एक तारीख थी, उन्होंने कहा जी पहले भी आती रही है एमनेस्टी स्कीम, तो ये एक और सही। उसमें से कुछ लोग आ गए, कुछ नहीं आए। कुछ ने उन एमनेस्टी स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर अपने जो यानी ब्लैक मनी कह लें या छुपी हुई दौलत कह लें, उसे लीगलाइज भी कर लिया, उस पर थोड़ा बहुत टैक्स दे के, और फिर वो चलते बने। लेकिन उन्होंने मज़ीद अपनी जो अनटैक्सड दौलत थी वो आगे भी एक्यूमुलेट की, वो कमाई करते रहे। तो बात ये है कि एमनेस्टी स्कीम का तो तब फ़ायदा है अगर आप बिल्कुल ठोस बुनियाद पे पाकिस्तानियों को ये कहें कि जी आज ये एमनेस्टी स्कीम हो रही है, फलां तारीख को ख़त्म हो रही है, उसके बाद कोई छूट नहीं, फिर गुंजाइश नहीं है कोई। वो मसला ये है कि डेट एक्सटेंड होती रहती है और फिर यही मसला होता है। फाइलर्स का भी यही होता है कि आप फाइल करें, फिर एक्सटेंड, फिर एक्सटेंड। अच्छा, मुझे जो बुनियादी मसला लगता है बतौर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, हमने इस प्रोसेस के अंदर ईज़ पैदा ही नहीं की है टू फाइल द टैक्स। हम लोग जो टैक्स पे बात करते हैं, मैंने पढ़ा भी है, उसके बावजूद व्हेन वी गो टू द पोर्टल टू फाइल आवर टैक्स, वी नीड समवन टू हेल्प अस। जब तक इसके अंदर आई बिलीव आसानी नहीं होती है, जैसे मैं एक ईमेल अकाउंट बनाता हूँ या जब मैं अपनी बैंक ऐप यूज़ करता हूँ, इसको उतना आसान नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि टैक्स कल्चर आ नहीं सकता, लोग घबराते हैं, जाते ही नहीं उस तरफ कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आपका इस पे क्या टेक है? ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, और हमारे सिस्टम्स अभी तक वो एक इस्तेलाह अंग्रेज़ी की कि वो चोक हुए में। मसलन आप बैंक्स में जाएं, कितनी दफ़ा ये हुआ है, मेरे साथ खुद हो चुका है कि जी वहाँ पे जाके अगर आपने बायोमेट्रिक करवाना है तो अब आप वहाँ पे बायोमेट्रिक अगर अच्छी किस्मत है फ़ौरन हो जाएगा, वरना आप 4 दफ़ा लगा रहे हैं और वो नहीं हो रहा, और वो फिर ये कहते हैं कि जी ये तो नादरा की तरफ से कोई मसला है, फिर नादरा से पूछें, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी तरफ से बैक एंड पे बिल्कुल ठीक है। लोग रिफ़्रेश करवाते हैं अपने जाके उंगलियों के निशान, वो करना पड़ता है, फिर उसके बाद बैंक से फिर जाते हैं, मुश्किल होती है। तो बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, 24-25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके लिए आपको आईटी के निज़ाम में अगर कोई ऐसा खला है, कोई गैप है, तो फिर उसे
फ़ौरन पुर करना चाहिए। और ये जो आप टैक्स के बारे में कह रहे हैं, ये मेरे साथ खुद हो चुका है जी कि कई दफ़ा ये हुआ कि टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले वो टैक्स फॉर्म ही अगर डाउनलोड करना पड़े तो एक आध दफ़ा मेरे साथ ये हो चुका है कि वो फॉर्म ही डाउनलोड नहीं होता। अफसोस की बात तो ये है कि हमने तो जब कॉमर्स पढ़ी, हमारी डिग्री उसमें या फाइनेंस पढ़ा, तब हमें थोड़ी नोहा हुई कि टैक्स होता क्या है, किस पे कितने % लगता है, ऑल दैट। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल हमारे ग्रेजुएट्स की बात कर लें या दीगर डिग्रीज की बात कर लें, टिल ग्रेजुएशन कहीं पे टैक्स पढ़ाया नहीं जाता। देयर इज नो सिंगल चैप्टर आई बिलीव जिसमें, मुझे तो लगता है कि ये बेसिक एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए कि आपने टैक्स देना है, टैक्स की अहमियत क्या है, ताकि बच्चे जब बड़े हों फाइनेंशियल सर्कल के अंदर आए तो वो इसका हिस्सा बने। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में भी हमें नजर नहीं आता कि वो अपने लोगों को एजुकेट करें, स्पेशली ये टैक्स के मामलात के बारे में। आपको लगता है कि टैक्स रिफॉर्म्स के जो हम सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, टैक्स रिफॉर्म्स होंगी, उसके अंदर ये रखा ही नहीं गया कि इस प्रोसेस को भी, जो इमरान कह रहे थे, आसान बनाया जा सके? आप 100 रिफॉर्म्स कर लें, जब तक कि इन्फोर्समेंट नहीं होगी इस मुल्क में, आपने कब सुना था, कोई याद पड़ता है, सुना था कि किसी टैक्स इवेडर को, बड़े टैक्स इवेडर को जेल भी जाना पड़ा? मुझे तो याद नहीं पड़ता। अगर आप मुझसे सवाल करें तो मैं जाके गूगल पे सर्च करके कुछ शायद नहीं, हमने तो सर लंदन और दुबई जाते लोग देखे हैं, जेल जाते नहीं देखे। अमेरिका में जाते हुए देखे हैं। अमेरिका में सबसे बड़ा मशहूर गैंगस्टर था एल कैपोन, जिसको कि हर तरीके से उसने कत्ल भी किया और सब कुछ किए, नहीं पकड़ा जा सका। आखिर में टैक्स इवेजन में पकड़ा गया और वो फिर जेल गया। और शिकागो शहर में जो उसकी एक नेटवर्क था उसे तोड़ा गया, टैक्स इवेजन के मामले पे तोड़ा गया। और आज तक इतना सीरियस लेते हैं वो इस मामले को। जी बिल्कुल। अच्छा अफरोज साहब, एक और बड़ा अहम मसला इसमें ये भी है ना टैक्सेशन के हवाले से, कि मैं टैक्स देना चाहता हूँ अगर मुझे लगे कि वो टैक्स मेरे ऊपर लग रहा है। जब मैं पीने का पानी से लेकर नहाने के पानी तक खरीद के पीऊँगा, मेरी गाड़ी सिक्योर नहीं है, चौकीदार अपना रखूँगा, घर में रेंट खुद दूंगा, स्टेट मुझे किसी ₹1 की सिक्योरिटी नहीं देगी, माँ सिवाय चंद एक मेट्रोस के या सड़कें जो मैं यूज़ करता हूँ उस पर भी मैं इतना टोल देता हूँ, मोटरवे भी मैं जाता हूँ, ₹1200 यहाँ से लाहौर का टोल है, तो फिर मैं टैक्स क्यों दूंगा जब स्टेट मुझे यूके की तरह या अमेरिका की तरह सपोर्ट नहीं कर रही? वो पैसा मुझ पे लगेगा तो मैं खुशी से दूंगा कि मुझ पे लग रहा है, जैसे वेस्टर्न स्टेट्स में होता है। ये कितना बड़ा फैक्टर? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कई दफ़ा टैक्स की जो लोग चोरी करते हैं वो भी इसे जवाब बना के कहते हैं कि जी हमने बस जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। सबसे पहले हुकूमत को और हुक्मरान तबके को खुद कुर्बानी देने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी ये जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क प्रोटोकॉल का साथ चलता भी है, होता भी है, वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। लीडिंग बाय एग्जांपल की ज़रूरत है। ख़ुद अपनी ज़िंदगियों में बिल्कुल सादगी लेके आएँ, लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करें कि हम भी आप में से हैं। शहबाज शरीफ सब साइकिल पे ऑफिस जाएं। ये जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो जाएं। पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बनी गाला से हेलीकॉप्टर पे आते थे, कहते थे मैं बचत करता हूँ। जी बिल्कुल। ये वाले भी आए हैं, इन्होंने भी राइट साइजिंग के चक्कर में ये भी अपने फ्लीट के साथ चलते हैं। मतलब कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है। लेकिन कोशिश नजर आई थी, वो कह रहे थे हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों के अंदर जो है ना आसानी कर सके, कम कर सके खर्चे। देखिए, वो कहने को तो बहुत कुछ कहा गया, लेकिन एक तबका ऐसा है बदकिस्मती से जो कि सियासत पे छाया हुआ है और हाकमियत पे छाया हुआ है कि अगर उन्हें छींक भी आए तो पता चलता है वो लंदन जा रहे हैं अपना इलाज करवाने, डॉक्टर से मिलने। ऐसे अफराद का या ऐसे तबके का पाकिस्तान से क्या रब्त है? पहले तो पाकिस्तान से अपना रब्त बढ़ाएं और ये डेमोन्स्ट्रेट करें, लीड बाय एग्जांपल, ठीक है, कि अपनी ज़िंदगियों में भी कुछ सादगी है और उसके अलावा लोगों को कायल करें कि अगर आप टैक्स देंगे तो ये आपको फ़वायद। लेकिन लगता है फरहान साहब बेहिस हो गए, एक तो हुक्मरानों के मामले में भी मैं कहूँगी, और आवाम भी कहती है ठीक है अब ऐसे इट इज़ व्हाट इट इज़, अब क्या ही किया जा सकता है। तो आवाम को भी अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है इस बारे में। बिल्कुल है, लेकिन जब बार बार लोगों से वादे किए जाएँ और वो वादे ईफा ना हों तो फिर क्या होता है? फिर यही होता है। सैलरी क्लास पे जल्दी से कमेंट कर दें, मैं उनका नुमाइंदा हूँ क्योंकि मैं खुद उसी में से हूँ। बहुत टैक्स लगता है, बहुत बेचारे लोग 40-40% टैक्स दे रहे हैं सैलरीड वाले, और वही जो दूसरे हैं वो निकल जाते हैं। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? सैलरी क्लास के ऊपर से बोझ कम करें, ऑलरेडी बेचारे इतने दबे में, तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ गई। सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की 2% से कम आबादी अपनी आमदन पे इनकम टैक्स देती है। जब तक आप इस नेट को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, 20% तक, 25% तक नहीं लेके जाएंगे, तब तक आप टैक्स रेट्स को कम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए। ठीक, अब वो कम लोगों से शेयर करते हैं टैक्स की लायबिलिटी या टैक्स की जिम्मेदारी,
नतीजा यही निकलता है। अब मेरे ख्याल में सर ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है। हाँ, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बार बार करता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अस, हम तो शायद किसी बेहतर क्लास में आ जाते हैं, लेकिन जो बेसिक सैलरीड क्लास है वो बेचारी बहुत ज्यादा सफर करती है, बिल्स इतने ज्यादा आते हैं, टैक्स बहुत ज्यादा है, आमदनी बहुत। वो कहते हैं कि हमारा गुनाह ये है कि हम फाइलर हैं या फिर हम टैक्स दे रहे हैं, बेचारों का डायरेक्ट कट जाता है, हम भी उन्हीं मुतासिरीन में से। फरहान भाई थैंक यू वेरी मच, आपको जब भी बुलाते हैं आप तशरीफ लाते हैं और बड़े आम मौजूओं पे, बड़े मौजूआत पे डिटेल्स में बात करते हैं, हम इस पे बात करते रहेंगे जी। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है, दिन में और अगर कुछ करना है तो अब कर लीजिए, अच्छा सा दिन गुजारिए और कल तक के लिए हमारा इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।